are celebrating the Women's Day. तो उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत ही क्या बोलूं, उनके लिए तो इतने शब्द नहीं हैं कि मैं उनका नाम किस तरह से लूं और क्या कहूं. She is none other than Dr. Kavita Vachakenvi. Can we have also on the spotlight? And Dr. Kavita ji, last name difficult, can I just say Dr. Kavita ji? Okay, thank you. डॉक्टर कविता जी की एजुकेशन या इन्होंने जो कुछ किया है, जब मैंने इनको बोला मुझे 2-4 लाइनें बता दीजिए आपके बारे में क्या है, जब इन्होंने मुझे भेजा तो I could not believe it, what this lady is, how much she has done. क्या एजुकेशन किस फील्ड में जाए उसी में किसी चीज में कमी नहीं है. And I would like to say a few things about her here. She has done her PhD in Adhunik Hindi Kavita and History. She's MA in Hindi. She has done her Prabhakar. She is Shastri in Sanskrit Sahitya. She is MPhil in Sociologistics. Goes on and on. This is her education. कोई 1 डिग्री लेता है, कोई 2 डिग्री लेता है. ये तो डिग्रीज के ऊपर डिग्रीज हैं. Reach to here up to PhD. और फिर मैं कहती हूँ इनकी उम्र ही क्या है जो इन्होंने इतनी एजुकेशन पाई है. इसी एजुकेशन को लेकर के इन्होंने जो है इनकी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी she knows संस्कृत फ्लुएंटली, she knows मराठी फ्लुएंटली, हिंदी पंजाबी इंग्लिश वो तो सबकी है तो वो भी इनका पार्ट है. तो लैंग्वेजेस में भी कितना कुछ है. इनकी बुक्स, unbelievable the number of books she has written. She is a poet. Unbelievable poetry she has done. जब मैं उनको देखने लगी मैंने कहा मैं कितने का नाम लगूं. I could not count. I stopped counting and I said मैं ये बोलूंगी अनगिनत है इनकी बुक्स लिखी हुई और अनगिनत ही इनकी पोइट्री लिखी हुई है. They are already on the internet. इनके उसको उन्होंने न्यूज पेपर्स में डाला हुआ है, मैगजीन में है. She has her own website है, ब्लॉग्स में जाती हैं, वेब पत्रिकाओं में है. I mean you name it and everywhere it's her publications are going on and she's always everywhere that way. सबसे बड़ी बात इन्होंने कितने ही अवार्ड्स लिए हैं. I was just starting to count, मैंने छोड़ दिया 10 तक गई, मैंने कहा 10-15 बोल देती हूँ. 10 to 15 awards she has already gone, not only in India and outside abroad as well. These are some of the achievements that I can say here that how much she has done. Right now इन्होंने जो किया हुआ शुरू, that is school. That is Vedic Sanskriti School. उसकी ये डायरेक्टर हैं and she has many students and so many teachers who are part of it. It's a global school and उसकी ये coordinator हैं and they are running that school, which makes us very proud of you कि हमें आज जो है अपने बच्चों को ऊपर उठाना है. हमारा टाइम जाता जा रहा है and you are the next generation to us. You have taken this responsibility to pass on to the next generation. I think that is such a big achievement, not for you only, I think for our all Hindu community कि आप कैसे इसको spread करने जा रहे हो. Because she is a language technology professional and I think that is something very important to run the school क्योंकि आजकल हम सभी जो हैं टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं. तो इतना समय और मैं ना लेते हुए मैं कविता जी, डॉक्टर कविता जी से रिक्वेस्ट करूंगी. The floor is yours, so please go ahead. Thank you. नमस्ते और धन्यवाद स्नेह जी और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों. मुझे आपने आमंत्रित किया आर्य समाज मरखम ने, मैं आभारी हूँ. मैं आर्य समाज मरखम के साथ अपने संबंधों में बहुत पीछे जाऊं तो 2002, 2003, 2004 के आसपास तक मेरे संबंध जाते हैं. आप में से बहुत से लोग परिचित होंगे. मेरा एक परिचय वह भी है कि जो डॉक्टर हरीश चंद्र जी से कुछ लोग परिचित होंगे जो IIT कानपुर और फिर PhD प्रिंसटन है और उन्होंने अपनी लाइफ एंड एवरीथिंग वेद प्रचार के लिए देकर फुल टाइम वेद प्रचारक बन गए थे 96 में. वे मेरे पति हैं. वे आर्य समाज मरखम कई बार आए हैं, रहे हैं, उनके लेक्चर्स होते रहे हैं. तो मैं आप लोगों के जब को देख रही हूँ जिसे इस ग्रुप के से आप जुड़े हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से लोग उनसे परिचित होंगे. तो इसलिए आर्य समाज मरखम
मेरे लिए अपने एक्सटेंडेड फैमिली जैसा है। और 2 बार आपके यहाँ आने का प्रोग्राम बना, एक था 2007 में, एक बार 2010 में, तो लेकिन हो नहीं पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस समय और मैं आपसे मिल नहीं पाई। आज इस रूप में आपसे मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्नेह जी ने जो परिचय दिया, मैं जिस चीज पर बोलना चाहती थी, मुझे स्नेह जी ने क्लू दे दिया कि मैं इस चीज दूसरी एक चीज भी उसके साथ जोड़ सकती हूँ, तो मैं उस पर भी आऊंगी। स्नेह जी, आपको थैंक यू कि आपने मुझे अभी इंस्पायर किया कि मैं इस चीज को भी जोड़ दूं। अपने साथ जोड़कर जब बातें की जाती हैं तो लोगों को लगता है these things are practical, actually not कि फिलॉसफी या थ्योरी कोई बोली जा रही है। तो आप सबने आर्य समाज से आप लोग जुड़े हुए हैं और सभी मुझसे आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में मुझसे बड़े हैं। तो आप सभी ने आर्य समाजों में जिस तरह वैदिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा, महर्षि दयानंद, वेदों में स्त्री का स्थान, मनुस्मृति को लेकर जो सब हमले किए जाते हैं उनके उत्तर, ये सब बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी। मैं थोड़ा सा ये भी पूछ लूं, क्योंकि स्नेह जी मेरे पास समय कितना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 11:22 हो यहाँ, आपके यहाँ 12:22 हो चुके हैं। I think half an hour we can go. I think half an hour. जी ठीक। बीच में तो क्वेश्चन आंसर का टाइम थोड़ा सा प्लीज पीछे जी छोड़ दीजिए। जी जी, तो हम सब ने वे बातें बहुत सुनी हुई हैं। मैं थोड़ी सी उनके साथ जोड़कर, आधुनिक समय के साथ जोड़कर उन चीजों को कहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किताबी बातें करना और लोगों को बोलना, लोग उससे अपने आप को एक तो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, एक यह कारण है। और दूसरा यह भी कारण है कि आप सबने वे बातें बार बार सुनी हुई हैं, क्योंकि आर्य समाजों में इस तरह की शिक्षा प्राप्त होना और हर व्यक्ति के पास वह जानकारी होती है, यह कोई नई बात नहीं है आर्य समाज के व्यक्ति के लिए। एक लेमैन के लिए कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं। जब मनुस्मृति पर आक्रमण होते हैं, कहा जाता है कि मनुस्मृति जो है, मनु जो थे वे स्त्री विरोधी थे, उन्होंने ऐसा। और मजे की बात यह है कि जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, उनमें से आप 50 लोगों को, 10 लोगों को, एक व्यक्ति को पकड़कर पूछिए कि क्या आपने मनुस्मृति कभी पढ़ी है? लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी बोलेंगे और कहेंगे मनुस्मृति में लिखा है। उन्हें इतना नहीं पता कि यह अवधी भाषा है और मनुस्मृति संस्कृत में लिखी हुई है। उन्हें यह नहीं पता कि इस बात का कहने वाला कौन है, और लोग मनु को गाली देना क्योंकि यह फैशनेबल है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं थोड़ी सी पुरानी बातों को आज की साइंस और आधुनिक समय से जोड़कर, और फिर नई जनरेशन किस तरह से दिग्भ्रमित की जा रही है, हो रही है, क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, इन बातों को आप सबसे बांटूंगी। देखिए, वेद में स्त्री का स्थान क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। वेद में मैंने जैसे आपको संबोधित किया, मैं अमूमन इस तरह से संबोधित नहीं करती हूँ, लेकिन आज महिला दिवस है। आपने देखा है हमारे भारत में, भारतीय भाषाओं में परंपरा है, जब हम संबोधित करते हैं हम कहते हैं देवियों और सज्जनों। देवियों और देवताओं नहीं कहते हम लोग, है ना, क्योंकि स्त्री में देवत्व जो है, कहते हैं मदर इज नेक्स्ट टू गॉड, सेकंड टू गॉड। ईश्वर ने स्त्री को जब स्त्री बनाया और पुरुष बनाया पुरुष को, उसमें कोई भी अंतर नहीं है सिवाय देह के 1-2 अवयवों के। क्योंकि जिसे बच्चे को जन्म देना है, जिसे नई पीढ़ी को जन्म देना है, उसे अधिक स्ट्रांग होना चाहिए। आज के अमूमन सड़क चलता आदमी समझता है कि पुरुष बहुत बलशाली होता है और औरतें फिजिकली कमजोर होती हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, आप किसी पुरुष के, एक सन्यासी थे, उनके पास एक आदमी गया, उसने कहा कि आप बार बार कहते हैं कि स्त्रियां इतनी महान, माता महान, ये महान, पुरुष क्या कम महान है? पुरुष का कोई योगदान नहीं है क्या? वह भी तो सारा बेचारा कमाता है। तो उन सन्यासी ने कहा, अच्छा तुम आना मेरे पास और अगले 9 महीने 10 महीने तक आते रहना,
मैं बताऊंगा तुम्हें। और अगले दिन से वह आने लगा। उन्होंने कहा कि इसके पेट पर एक पत्थर बांध दीजिए आधा किलो का, और इसे कहो कि जैसे मजदूरी कर रहा है, जैसे सो रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, इसको पत्थर हटाना नहीं है, यह संकल्प है, सन्यासी ने दिया है। और वह पत्थर बांध दिया गया। अब वह उसे बड़ी मुश्किल पत्थर बांधे बांधे सोना, उठना, नहाना, खाना पीना, जॉब, मजदूरी, पत्थर तोड़ना से लेकर सारे काम उसे करने पड़ रहे थे। अगले महीने भर तक वह आधा किलो का, फिर 1 किलो का पत्थर हो गया। अब जैसे ही वह 1 किलो का पत्थर हुआ, उस आदमी की हालत खराब हो गई। उसने कहा ये मतलब आप मुझे उत्तर दे या ना दे, मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दो, या मुझे कोई कुछ नहीं जानना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़े दिन और करिए। फिर वो आदमी करता रहा। कुछ दिन और चला। जैसे ही वो 1.5-2 किलो का पत्थर हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, बेहोश होके गश खा के गिर पड़ा, और सो एंड सो। जब वो वापस आया तब सन्यासी ने कहा ठीक हो? हाँ ठीक हो। उसने कहा अब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मुझे मत कीजिए, मुझे ये सब अनुभव नहीं लेने हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया था। तो उस सन्यासी ने कहा देखो भैया, ये तो केवल बाहर पत्थर बांधा था तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन पर, तुम्हारे आहार पर, तुम्हारी उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। आप सोचो, एक माँ अपना रक्त भी पिला रहे, जब पत्थर बांधा तो तुम अपना रक्त नहीं पिला रहे थे, तुम अपनी डाइट उसको नहीं डिवोट कर रहे थे, तुम जो ऑक्सीजन ले रहे थे वह उस पत्थर को नहीं दे रहे थे। एक औरत, एक स्त्री, एक माँ जब एक गर्भ में नई संतान को धारण करती है, वह अपना रक्त दे रही होती है, अपने हिस्से की ऑक्सीजन उसे दे रही होती है, अपनी हड्डियों की मज्जा जिसे कहते हैं वह भी दे रही होती है, जो अन्न खाती है वह दे रही होती है, जो नींद लेती है, हंसती, गाती, रोती, उठती, बैठती है, वह सब उसके साथ बांट रही होती है, उसके लिए कर रही होती है। आप सोचो, बाकी सब स्त्री की महानता की बातें छोड़ दी जाएं, लेकिन माँ इसलिए विशेष है क्योंकि वह एक नए जीवन को अपना जीवन देकर भी इस संसार में लाती है। और इसीलिए वेद में मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद कहा गया। सबसे पहला देवता माँ के लिए कहा गया कि माँ सबसे बड़ी देवता है। और आप देखिए साइंस में एक लड़की, आपने देखा होगा 16 आप सबकी बेटियां होंगी, या आप सब भी उस उम्र से गुजरे हैं जब तक आप कॉलेज में होते हैं, शादियां होती हैं। एक टाइम तक हम सब अपने लिए इकट्ठा, हमें ये कपड़े चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, ऐसे करना है, वैसे। मेरी भी बेटी है, मैंने भी देखा। और सरप्राइजिंगली जब हम माँ बनते हैं, हम उस अनुभव को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियां उससे गुजरती हैं, हम देखते हैं बेटी कैसे रातों रात बदल गई। जो लड़की इतनी डिमांडिंग होती हैं, इतना फैशन, इतने कपड़े, ऐसी ड्रेसेस, ऐसे पर्स, ऐसी नेल पॉलिश, अब वो बच्चियां एकदम बदल जाती हैं। उन्हें कोई अपने नाखून नहीं संवारने, वो सोचती है नाखून बढ़ाऊंगी मेरे बच्चे को नहीं लग जाए। और मजे की बात यह कि जिस दिन परमात्मा उसके गर्भ में एक नए जीव को स्थापित कर देता है, उसी दिन रातों रात परमात्मा क्या करता है, साइंस उसे कहती है हार्मोनल चेंजेस, लेकिन असल में परमात्मा उसमें देवत्व का बीज रोप देता है। उस दिन देवत्व, देवता आप सब जानते हैं, देवता कहा जाता है जो अनकंडीशनली देते हैं और देने में सुख पाते हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्ती किसी ने छीन कर ले लिया या जिम्मेदारी समझकर करना पड़ रहा है झक मार कर, ऐसा नहीं, अनकंडीशनली देना और उसमें सुख पाना। तो जो बेटी हर समय अपने लिए द बेस्ट मांगती है, माता को, पिता को, विशेषकर डैडीज को, पापा को मांगती है, ऐसे करो, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे करना, वो लड़की जैसे ही उसे पता लगता है कि वह गर्भवती है, उसके संतान होने वाली है, धीरे धीरे परमात्मा उसमें हार्मोनल चेंजेस हम कहते हैं उसको, लेकिन असल में देवत्व, उसे देवता बनाना शुरू कर देता है परमात्मा। और 9 महीने लगते हैं उसे उस देवता बनने में। 9 महीने में वह ऐसी हो जाती है कि उसे अपनी सुध नहीं, बुध नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छा बढ़िया फल आएगा, मीठे से मीठा, वह उसे अच्छा लगता है कि उसके बच्चे खाएं। सब कुछ जो कुछ द बेस्ट होगा घर में, उसकी लाइफ में, वह सारा उस संतान को देना चाहती है। और यही मिरेकल है, यही परमात्मा देवत्व देता है, क्योंकि परमात्मा देवताओं का देवता है।
और इस तरह देवत्व का बीज उसमें आता है। और स्त्री देने मैं स्त्री की अगर सारे योगदान को, और हम शारीरिक शक्ति की जो बात कर रहे थे, मैंने जो उदाहरण दिया सन्यासी वाला, जो लोग कहते हैं कि पुरुष जो है वो फिजिकल जो शारीरिक बल है ना, उसमें स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या देखिए जो जिसका शरीर इतना लचकीला है, जो 9 महीने अपना रक्त और सब कुछ देकर, प्राण देकर जिसको धारण कर सकती है, वह फिजिकली स्ट्रांग है, या जो नहीं कर पाता वह स्ट्रांग है? अपना दूध पिलाती है, अपनी हड्डियों से सारी एनर्जी दे देती है, सब कुछ निकालकर उस संतान को दे देती है। और इसलिए वेद ने कहा कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद वाली बात है ना। माता देवता है, माँ देवता है, सबसे बड़ी देवता माँ है, उसके बाद पिता है, और उसके बाद आचार्य है। ये तीनों का क्रम बताया गया। तो ऐसी माए, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा, कितने नाम आप याद कीजिए, जीजाबाई को याद कर लीजिए, शिवाजी को कैसे गढ़ा, मदालसा को याद कीजिए, और ऐसी ऐसी हुई, उन्होंने जैसा संतान को बनाना चाहा वैसा बना दिया। और जब तक यह व्यवस्था रही हमारे समाज में, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी संतानें पैदा होती रहीं, समाज बिल्कुल अच्छा रहा। स्त्रियों का शोषण, आजकल कहा जाता है कि स्त्रियों का शोषण हो रहा है, और स्त्री के शोषण को रोकने के लिए स्त्रियों को कहा, ऐसा सिखाया जा रहा है लड़कियों को कि आप अपने स्त्रीत्व से मुक्ति पाइए, कि आप कमजोर हैं, आप महिला हैं, इसलिए आप कमतर हैं। एक तरह का लड़कियों के, महिलाओं के मन में ऐसा बीज डाला जा रहा है। अब मैं थोड़ा आधुनिक समय पर आती हूँ, पुरानी बातें छोड़ें। देखिए अभी एक हमारी एक तो क्या है कि भारतीय संस्कृति का, जब तक हमने इन संस्कारों को समझा, इन वैदिक शिक्षाओं को हम अपनाते रहे और मानते रहे और पढ़ते रहे, तब तक हमारे समाज में बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए, योद्धा पैदा हुए। आप राम की माँ का ध्यान कीजिए, कृष्ण की माता का ध्यान कीजिए, पालने वाली का ध्यान कीजिए, यानी हम ऋषि दयानंद की माता का ध्यान कीजिए। कैसी कैसी संतानें विलक्षण हमारे यहाँ पैदा हो रही थी। आज हम अपनी संतानों से कहते हैं कि अच्छी संतानें पैदा नहीं हो रही हैं। A child is never wrong basically, क्योंकि हम अच्छे माता पिता नहीं हैं। माताएं यदि इस भ्रम में आ जाएं जो उन्हें आजकल घोट घोट कर पिलाया जा रहा है, मैं यह नहीं कहती कि आधुनिक समाज को आप पीछे ले जाएं, क्योंकि यह घोट घोट कर भी इसलिए पिलाया जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आक्रांता, आप उत्तर भारत के बहुत सारे लोग होंगे, आप देखिए, आप दक्षिण में जाएं। मैं जब भारत में छोटी थी, आज से 40 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैं दक्षिण भारत में रहने गई, सबसे पहले पुणे में रहने गई, और मैंने देखा कि वहां जब विवाह संस्कार हो रहा है एक मराठी लड़का लड़की का, और लड़की ने घूंघट तो क्या, सिर पर पल्ला भी नहीं है, और वो बैठी हुई अपने सास ससुर के साथ गप्पे मार रही है, बड़े मजे से बातचीत हो रही थी, हंस रहे थे, हंसी ठट्ठा हो रहा था, और वेदी पर बैठे हुए, जबकि अभी विवाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू होना था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। और फिर मैंने देखा कि एक बहू है, उसको ससुर उसके स्कूटी सिखा रहे थे। तो मैंने कहा, अरे उत्तर भारत में हमने ये सब दृश्य नहीं देखे होते हैं। आप, इसका कारण यह है कि जहां जैसे जैसे भारत में आक्रांता आते गए, बाहर की दूसरी सभ्यताएं आती गईं, जिनके पास वे संस्कार नहीं थे, वैदिक संस्कार, वैसे वैसे स्त्री को वस्तु समझ लिया जाने लगा कि स्त्री तो केवल भोगने की चीज है। जिनके यहाँ उनके ग्रंथों में कहा गया कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, है ना वे लोग जब आए तो उत्तर भारत में घूंघट निकलने लगे, क्योंकि जैसे ही सुंदर युवती दिखाई दी, युवा है, सुंदर है, विवाह योग्य है, उठा के ले जाओ, बलात्कार करो, अपहरण करो, और सो एंड सो। तो अब एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हुआ स्त्रियों में। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? पर्दा, है ना। जैसे ही आप देखते हैं कि आप पर आक्रमण होने वाला है, तो आप अपने आप को
जैसे आप कहीं भाग रहे हो, बच्चा भी, छोटा बच्चा भी हो जिसे अभी कुछ नहीं पता जीवन मृत्यु का, जब वह देखता है कि कोई अनप्लेजेंट कोई ऐसी चीज है, कोई उसके पीछे भाग रहा है, कोई कुत्ता, हिंसक कुत्ता भी उसके पीछे भागता है, तो बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर सड़क पर भी होगा वह भी कहीं छिपेगा अपने आप को, क्योंकि यह एक इंस्टिंक्ट है, अपनी सेल्फ डिफेंस जो है। परमात्मा ने, छोटा बच्चा अग्नि को हाथ लगाएगा, अपने आप हाथ खींच लेगा। जीवन का यह जो जीने का, जो जीवन को बचाने की यह जो समझ है, यह इनबिल्ट है, हमारे साथ जन्म के साथ आती है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उसके नए, हमें नए तरीके, फिर बच्चा बड़ा होता है, आग को छूने पर जो बच्चा हाथ हटाता था, थोड़ा सा बड़ा होगा, जब भागने दौड़ने लगेगा, यदि देखेगा सड़क में, गली में, मोहल्ले में कहीं उसके पीछे कोई हिंसक पशु दौड़ रहा है, तो वह बच्चा छिप जाएगा, अपने आप को बचाएगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा या किसी बड़े के पास जाएगा कि कोई उसे बचा ले। ठीक यही महिलाओं के साथ हुआ। जैसे जैसे हमारे समाज को पता लगता गया, अनुभव हुआ कि ये जो नए बाहर से लोग आए हैं, आक्रांता, ये हमारी स्त्रियों के साथ, हमारी बेटियों के प्रति गलत भाव रखते हैं, उन्हें चुराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उनको उनको आप, मैं उसको धर्मांतरण शब्द उचित नहीं है, लेकिन आप मतांतर समझ लीजिए, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लड़कियां इनके लिए वस्तुएं हैं। वैसे वैसे, क्योंकि यह सारे आक्रमण सब आने वाले लोग ऊपर से आए, नीचे तो समुद्र था, नीचे तो आना कठिन था, दक्षिण तक तो कोई पहुंचे नहीं, तो वैसे वैसे हैदराबाद तक किसी तरह से यह पहुंचा, वह जो विचार था, वह जो वैसे लोग थे, वैसे वैसे उस समाज में स्त्रियों को पर्दे के अंदर बंद रखना शुरू होता गया, उनके घूंघट शुरू हो गए, उनका पर्दा शुरू हो गया, उनका सिर ढकना। आपने कभी सीता का, सीताष्टमी की बात हो रही थी, ऐसे तो जितने चित्र हैं, क्योंकि सीता का काल 9 लाख वर्ष पूर्व का है, इसलिए कोई भी चित्र असली नहीं है, सब किसी ने काल्पनिक बनाए हैं, लेकिन फिर भी कल्पना वाले का भी देखिए कमाल। आपने कभी सीता या द्रौपदी का कभी कोई चित्र, जब जो लोग बड़े बड़े स्त्रियों को ढकने के पक्ष में लोग हैं, आपने कभी उनका चित्र देखा? उन्होंने कभी सिर ढका हुआ है, घूंघट निकाला हुआ है, या ऐसे आपने देखा होगा कितने अलंकरण पहने? हमारा समाज इतना स्वस्थ समाज था, क्योंकि हमारी माताएं, हमारी बेटियां दिव्य संतानों को जन्म देती थीं, वे बहुत अच्छे समाज का निर्माण करती थीं, संस्कार वाले समाज का निर्माण करती थी। लेकिन जैसे जैसे बाहरी असभ्य जातियां और वर्ग और समुदाय और लोग आते गए, हमें उन स्त्रियों को, वे स्त्रियां भी उनके लिए वस्तु थी जिसका अपहरण किया जा सकता था, जिन्हें मारा, बदला और भोगा जा सकता था। तैसे तैसे हमारी संस्कृति खराब में प्रदूषण बढ़ता गया, और उसका फल ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि जो स्त्री इतने दुख में, कष्ट में, या जबरदस्ती माँ बनाई गई हो, वे कैसे अच्छी संतान को जन्म दे सकती हैं? महिला खाना भी बनाती है, हम बोलते हैं कि यदि खाना, भोजन बनाते समय आपके मन में बहुत अच्छे विचार है तो भोजन में बहुत रस आता है। लोग कहते हैं, अरे हमारे समाज आते हैं, यहाँ जो लंगर मिलता है, ऋषि लंगर, हम उसे खाते हैं, ये तो थोड़ा सा खाओ, इसमें बहुत स्वाद आता है, क्योंकि एक भावना, एक सात्विकता होती है उसमें। तो जो, अब जब हम अन्न भोजन भी बनाते हैं, उस अन्न, जबकि जड़ पदार्थ है, जिसका जो हम किचन में खाना बना रहे हैं, रोटी कहने को, वे सब जड़ पदार्थ है, लेकिन उस जड़ पदार्थ को भी अगर सात्विक भावों से उससे भोजन बनाया जाता है, उसका रस, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसका प्रभाव खाने वाले तक संप्रेषित होता है। तो आप सोचिए, यदि महिला अपनी ऐसी संतान, जो महिला अन्न में ऐसा अपनी सात्विकता का प्रभाव डाल सकती है, वह महिला यदि संतान को बनाएगी बहुत सारे दुख, क्लेश और दबाव और तनाव और संत्रास के साथ, तो वह संतान कैसे अच्छी बनेगी? इसीलिए मनुस्मृति ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसकी बड़ी गलत व्याख्या की लोगों ने। वो समझते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। असल में यह जो देवता शब्द है, इसको जो वेद का मंत्र है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम और दैव्यम जनया दैव्यम जनम, कि सारे संसार को आर्य बनाइए और दिव्य संतानों को उत्पन्न कीजिए, देवताओं को उत्पन्न कीजिए, यानी अपनी संतानों को देवता बनाइए। इसका संबंध उस मंत्र से है। तो
जर्मन एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने लगभग 22 वर्ष पहले उनकी रिसर्च बहुत गंभीरता से पढ़ी थी। उन्होंने बड़े अच्छे तौर पर ये कहा कि आप सारा समाज में यह जो इम्बैलेंस है, स्त्रियों के प्रति नहीं, बच्चों के लिए, क्योंकि आप अमेरिकन सोसाइटी में रहते हैं, मैं नॉर्वे में रहती थी लगभग 22-25 साल पहले। स्कैंडिनेविया कहा जाता है उस एरिया को, सबसे पहले गर्भपात वहां लीगलाइज किया गया था, और सारी ऐसी चीजें सबसे पहले, परिवार सबसे पहले वहां टूटने शुरू हो गए थे। 25 साल पहले भी मैं देखती थी, एक पुरुष है, उसका एक बच्चा इस महिला से है, उसका ऐसे ऐसे। और तो सबसे पहले इन परिवारों के टूटने का जो प्रभाव पड़ा उन समाजों पर पड़ा। आज आप अमेरिका में हैं, यूरोप, लोग जानते हैं, धीरे धीरे भारत में भी यह चीजें जा रही हैं कि परिवार टूट रहे हैं। और इन टूटे हुए परिवारों से यहाँ जितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जितना ड्रग्स है, यहाँ का आप बच्चे देखिए। कल मेरी एक किसी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारत से जो बच्चे आते हैं, सब लोग बोलते हैं इंडियन बच्चे जो हैं अमेरिका में छाए हुए हैं, सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग यह कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा अर्निंग्स वाले हैं, ये बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं, इनके अंदर एक तरह की खास चीज होती है। उसका कारण क्या था? उसका कारण है इंडियन फैमिली सपोर्ट सिस्टम। वह है हमारा परिवार, हमारे परिवार, है ना। हम हमारे घर में माता और पिता कहते हैं कि बेटा तू चाहे 25 साल का है या 30 साल का, जो भी कुछ है, जब तक तुझे हमारी जरूरत है। बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, भारत से माता पिता आते हैं 6-6 महीने की बारी लगाकर, 6 महीने बेटी के माता पिता, 6 महीने बेटे के माता पिता, कि उनके बच्चों को भी पाल पोस कर अच्छे से आगे बड़ा कर दें, बजाय नैनी के साथ वो पले, उसके संस्कार खराब पड़ेंगे उन पर। तो हमारे यहाँ यह जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम था, इस सपोर्ट सिस्टम के कारण हमारे बच्चों को पता है कि वे चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम कुछ भी, उन्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी, उनकी माँ, उनके पिता सदा उनका साथ देंगे। तो वो एक, यह जो प्यार होता है, यह जो विश्वास होता है, माता पिता की स्ट्रेंथ जो है, बच्चे को, संतान को एक भरा हुआ घड़ा बना देती है। उसे पता है कि मैं जीवन में कुछ करूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। लेकिन क्या इन आधुनिक समाजों में, आप कनाडा में हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कहीं भी आप देखिए, क्या यहाँ के बच्चे हमारे भारतीय बच्चों जितने भाग्यशाली हैं कि उनकी माँ और पिता उनके साथ हरदम खड़े हैं? वे भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। और इस कारण से क्या होता है कि वे बच्चे 13, 14, 15 साल में माँ वहां चली गई, पिता वहां, अब बच्चा कहाँ जाए, ऑर्फेनेज में जाता है, वहां भी 18 साल के बाद नहीं रखते हैं, बड़े लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वह अपनी पढ़ाई करेगा या छत तलाशेगा या भोजन करेगा या जॉब देखे। जॉब मिल नहीं सकती क्योंकि पढ़ाई इतनी नहीं है, पढ़ाई कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है फीस देने के लिए, रहने को छत नहीं है, तो वे गलत लोगों के, या तो वो किसी के साथ रहने लगेगा छोटी उम्र में ही, और छोटी उम्र में युवा 18-19 साल के साथ रहेंगे, कल उनके भी छोटी उम्र में बच्चे होने लग जाते हैं, एक यौन मुक्ति आ जाती है क्योंकि कोई अंकुश नहीं है। और अगर किसी के साथ न रहने लगे तो या तो ड्रग्स वालों के हत्थे चढ़ जाएगा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में फंस जाती हैं लड़कियां, और इस तरह से सारी पोर्नोग्राफी। और ये तो इतना सरल इसका तरीका था कि हमारे घर में, जो वेद में, जो मनुस्मृति ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसका अर्थ यही था कि जिन समाजों में स्त्री को, माता को बहुत सम्मान प्राप्त होता है, वहीं पर दिव्य संतानें उत्पन्न होती हैं, हंसती खेलती हैं, बड़ी होती हैं। यहाँ देवता का अर्थ यही था, दिव्य संतानें, देवत्व के गुणों से भरी हुई संतान। तो जिन घरों में, मैं आधुनिक पीढ़ी के लोगों से आजकल लिविंग टुगेदर वाली, लिव इन रिलेशनशिप्स और ये सब बहुत चीजें चल पड़ी हैं, तो मैं अपने इस माध्यम से मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि विवाह क्या है? विवाह कोई वो रिचुअल नहीं है जो फेरे लेकर हो रहे हैं, वह रिचुअल नहीं है। विवाह का अर्थ है स्त्री पुरुष का एक तरह का कमिटमेंट, सेक्रीफाइस करना कि आगे की यात्रा हमारी ऐसी हो, फिर जो संतान होगी उससे हम मिलकर उसको चलाएंगे। वह जो रिचुअल है, वह तो क्योंकि फर्स्ट टाइम स्त्री पुरुष अब मिलने वाले हैं, हमारे सारे संस्कार इस तरह से है, जो भी काम पहली बार किया जाता है तो उसको एक प्रतीक रूप में उसको अन्नप्राशन किया जाता है। जब पहली बार अन्न खाता है तो अन्नप्राशन करते हैं,
अन्न तो रोज ही खाना है उसके बाद, लेकिन जब पहली बार खाया जाता है, और इसी तरह से जब पहली बार विद्यालय जाता है तो वेदारंभ और उपनयन संस्कार होते हैं। तो जब पहली बार किया जाता है उस समय उसे बिठाकर विधिवत उस सारे कार्य की जो आगे उसे जीवन भर करना है उसकी शिक्षा दी जाती है, सिंबॉलिक प्रतीकों के रूप में। सभी लोग एकत्रित होते हैं ताकि हमेशा उसे वैसा ध्यान रहे, और वह संस्कार उसके मन में बीज रोपा जाता है कि बेटा आगे से जो भी अन्न यह खाएगा, उसे तो याद नहीं रहता लेकिन माता पिता को याद दिलाते हैं, अन्न से देह, मन और आत्मा का निर्माण होता है, बेटा अन्न सदा ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह संस्कार दिए जाते थे। तो यदि विवाह के समय हमने बच्चों को बिठा कर, विवाह संस्कार भी यही चीज है, वह तो एक प्रतीक है कि हम वह स्त्री और पुरुष साथ रहना प्रारंभ करें। उससे पहले सभी समाज के लोग, सभ्य समाज के संबंधी और बड़े लोग, आचार्य, गुरुजन, विद्वान मिलकर उन्हें एक गृहस्थ की एक काउंसलिंग देते थे। एक तरह की काउंसलिंग है वो पहली बार, और फिर उन्हें परिवार को बढ़ाना होता है। तो यदि हमारे यहाँ इस तरह की काउंसलिंग, परिवारों का रोल विवाह में बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। और इसमें मैं ज्यादा ऐसा नहीं कहती कि यह कोई बुरी बात है, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री मिलकर परिवार बढ़ाएं, निर्माण करें, साथ रहें, पसंद करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि उन्हें कोई इस तरह की काउंसलिंग देने वाला कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी, कोई कुछ नहीं है, तो वे कैसे अच्छी संतानों को जन्म देंगे? और संतानें, टूटे हुए परिवारों की संतानें किस तरह से भटक जाती हैं, इसका परिणाम हम सब आधुनिक ये जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका है, इन सब देशों में हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसे, और इस फिर ये क्राइम उसमें चले जाते हैं, अपराध में चले जाते हैं। शुरू में तो ये पीड़ित होते हैं कि दूसरे इनको प्रयोग कर रहे हैं इस तरह से। मुझे लगता है स्नेह जी ऐसे, शायद समय समाप्त हो रहा है, स्नेह जी ऐसे कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। मैं अधिक नहीं खींचूंगी, इसको समापन की ओर ले जाऊंगी। तो मैंने जैसे कहा कि एक काउंसलिंग, एक विवाह संस्कार और इन सब चीजों की जैसे आवश्यकता होती है, आजकल फैशन हो गया है। अभी एक अभिनेत्री है दिया मिर्जा, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगी लेकिन कन्यादान नहीं है। कन्यादान का अर्थ ही नहीं किसी को पता कि कन्यादान का अर्थ क्या होता है। वस्तुतः कन्यादान में कन्या का दान डोनेशन नहीं है। हम लोग इन संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी से समझते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। हमने समझा दान का अर्थ है डोनेशन, क्योंकि हमारे दिमाग में डोनेशन बैठा हुआ है। तो दान का अर्थ होता है देना, बेटी की जिम्मेदारी, क्योंकि बेटियों को संतान को जन्म देना है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने, वेद ने सदा से स्त्री के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके माता पिता पर या फिर उस पुरुष के जिसके घर में वह जा रही है उनको दी है, कि स्त्री को यह स्वतंत्रता है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है परिवार को का भरण पोषण करके लाना, कमा कर लाना और परिवार चलाना। वह चाहे तो जाए और ना चाहे तो ना जाए, लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो उसके माता पिता की होती है या फिर बाद में उसके पति की होती है कि वह घर चलाए। इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कन्या के माता पिता जब वर को दे देते हैं कि इस लड़की को पूरे रेस्पेक्ट के साथ और इस सुविधा के साथ किया, जब न चाहे तो न कमाए, चाहे इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इसके बच्चों की तुम्हें निभानी होगी, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो, अब मैंने इस बात का, घटना का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी नई लड़कियां, दिया मिर्जा सेलिब्रिटी हैं, उसको देखकर हमारी जो नहीं जानते मनुस्मृति क्या है, जो नहीं जानते संस्कार क्या है, कन्यादान क्या है, वैदिक विधि क्या है, वे सब फैशन में आके हम भी कन्यादान नहीं करेंगे और भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा को धिक्कारना शुरू कर देंगे, दोष निकालेंगे। और तो मुझे लगा कि इस अवसर पर मैं ये बातें कह सकती हूँ आप सबसे। इस विषय में बहुत कुछ और है कहने को, लेकिन स्नेह जी ने मुझे संकेत दे दिया, समय समाप्त हो गया है। और मैं चाहूंगी कविता जी, आई थिंक राइट नाउ शशि जी आप गैलरी खोल दीजिए, क्वेश्चन आंसर आपने विचार जो देना चाहते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू लिटिल बिट, वी हैव सम टाइम। वो जो 10 मिनट है उसके ऊपर लगाते हैं, सो स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग बट विद पार्टिसिपेशन। तो मैं आप सबसे इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इसमें आप जो भी कुछ जोड़ना, घटाना, कुछ गलत है, सही है, कुछ पूछना, कहना है, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम जी आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, कविता जी आपका बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, स्पेशली कन्यादान के लिए जो आपने एक हमें नई परिभाषा दी है कि हमारे जैसे बच्चे हैं, यानी कि अब हम स्टेज में हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हम उनको कैसे मैसेज दें, क्योंकि उनके कई बार माँ बाप भी थोड़े मॉडर्न हैं, वो भी डरते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए कि वैवाहिक जीवन कैसे है, कैसे संबंध बनाएं, चुने कैसे, समाज क्या रोल उसमें अदा कर सकता है, समाज क्या कर सकता है कि बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में, अपने धर्म के बारे में उनको बताया जाए। देखिए, एक बात मैं सभी, खासकर क्योंकि मैं जो भी कुछ आज हूँ, मैं दयानंद की कृपा से हूँ, आर्य समाज की कृपा से हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी आर्य समाज के प्रति और महर्षि दयानंद के प्रति बनती है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा देश और नेक्स्ट मेरे पेरेंट्स। तो मैं हमेशा इसलिए आर्य समाज वालों से सबसे पहले यह बात कहती हूँ कि हमारे पास, दयानंद ने कहा बैक टू वेदास, हम कहते हैं कि अरे हम नोबेल हैं, है ना, आर्य का मतलब हम नोबेल करते हैं, चलिए हम नोबेल हैं। अगर हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान है, हमारे पास सबसे अच्छे संस्कार हैं, सबसे अच्छी विद्या है, सबसे अच्छी हमारी हिस्ट्री रही है, तो हम लोग, नई जनरेशन जो है ना, वो किताबी आप क्या थे उस पर नहीं जाती, आप क्या हैं, आज क्या है, वे हमारी संस्थाओं से दूर भागते हैं, क्योंकि हमारी संस्थाएं पॉलिटिक्स के अखाड़े बन चुकी हैं। हम घरों में सबसे सड़े हुए, सबसे कुड़ने वाले, सबसे स्यापे डालने वाले, जिसे कहना चाहिए, ऐसे परिवार बनकर रह गए हैं। तो नई जनरेशन ये सोचती है, वो उसी के तरफ अट्रैक्ट होगी। यदि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हमें सबसे अधिक खुश होना चाहिए, हमें सबसे अधिक दिव्य, जैसे देवता जैसे आपस में, वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो राक्षसों और देवताओं को खाने के लिए बिठा दिया, पर उनकी बाह के ऊपर वो लकड़ी की पट्टियां बांध दी, उन्हें कहा खाना खाओ, और बाह मोड़ नहीं सकते थे, अब कैसे खाएं, तो राक्षस जो थे वो सारा बिखार दिया। लेकिन देवताओं जो थे, वो उन्होंने क्या किया कि वो उसके अपनी बाह तो ऐसे सीधी रखनी थी, मोड़ सकते नहीं थे, उसने कहा अपनी थाली से वो उसे खिला रहा है, वो दूसरे को खिला रहा है। तो ये एग्जाम्पल, ये कहानियां जो छोटी छोटी बनी है, क्योंकि देवता कोई ऐसा नहीं होता उसके सिर पे मुकुट बने हैं, वो कोई अलग है, मनुष्य ही देवता होते हैं। तो हमें अपने एग्जाम्पल ऐसे सेट करने होंगे, हम दूसरे को देखकर खुश हों, हम दूसरे के खुश में सुखी हों। बच्चे यह देखते हैं कि उन्हीं के प्रति वे अट्रैक्ट होंगे। आज हम वेस्टर्न कम्युनिटी में रहते हैं, मैं तो बहुत सारी और भी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ कि स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को किस तरह भ्रमित कर लिया जाता है ना। यूथ जब जाते हैं, हमने बच्चों को घर में कोई संस्कार तो दिए नहीं, और हमारी लाइफ में बच्चों को कुछ भी ऐसे इंस्पायरिंग नहीं लगता जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो बच्चे हमारे बड़ी जल्दी बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने प्यार से, अपने व्यवहार से ऊपर में वो दूसरे कम्युनिटीज बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। हमारे बच्चे उसी की तरफ जाएंगे जो बहुत खुश है, बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नेगेटिविटी नहीं है। तो हमें सबसे पहले, मैं नेगेटिविटी शब्द में मैंने वो सारी चीजें समेटने की कोशिश की है जो हमारी संस्थाओं, हमारे परिवारों, हमारे घरों में आ गई हैं। तो यदि हम उनको कुछ देना चाहते हैं, हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम, उनको अट्रैक्ट करने वाली चीजें, ये पॉलिटिक्स, ये तेरा मेरा, छल कपट, चुगली, निंदा, ये सारी चीजों को दूर कीजिए और उन्हें दिखाइए कि आप दूसरों से अधिक, आप तभी वो अट्रैक्ट होंगे जब उन्हें लगेगा आप दूसरों नोबेल हैं, आप आ रहे हैं तो दूसरों से अधिक खुश हैं, दूसरों से अधिक पॉजिटिव हैं, दूसरों से अधिक अच्छे से व्यवहार करते हैं, दूसरों के लिए अधिक हेल्पफुल हैं, है ना। तो वे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यह चीजें उन्हें, और दूसरा है कि अपने एग्जाम्पल सेट करने होंगे, है ना। क्योंकि जैसे इस उम्र में आज आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा जीवन जिया है, संस्कार भी थे, माता पिता भी आदर्श माता पिता हुआ करते थे। माता पिता तो आज भी आदर्श होते हैं, लेकिन वे अपने जीवन की भागदौड़ में ऐसा बना दिया, उनके पास समय नहीं है बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है, उनके पास, आपके माता पिता भारत में थे, उनके पास एक फैमिली का मॉडल था कि फैमिली लाइफ कैसे रही जी जाती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंडियन बच्चे हैं, उनके पास फैमिलीज का कौन सा मॉडल है जो वे अपने आसपास देखते हैं इस सोसाइटी में। तो इसी मॉडल को वो भी अपने, इसीलिए हम लोग जो वैदिक संस्कृति स्कूल का, स्नेह जी ने कहा, मैं बार बार इसलिए माता पिता से कहती हूँ
कि आप यदि बच्चे को ऐसी चीजों से जोड़ते हैं तो आप असल में उनकी तीसरी जनरेशन को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे देखेंगे कि ये कम्युनिटी, ये माता पिता, ये परिवार क्या होता है, और कल को वो भी अपने बच्चों को ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके सामने इंडिया का मॉडल यहाँ नहीं है। हमें उसी मॉडल को, परिवारों के उस मॉडल को यहाँ बनाना है। तो यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अब हम लोग उम्र के जिस दौर में आ चुके हैं, हमारे हाथ में वो समय चला गया कि हम अपने बच्चों को बनाएं, है ना। तो हम अब तीसरी जो जनरेशन है उनको इसी प्रकार बना सकते हैं कि थोड़ा उनके माता पिता को प्रेरणा दें कि वे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे के लिए मदर और फादर वही द बेस्ट पर्सन मैन है और वही द बेस्ट वुमेन है। उसको कोई और तीसरा नहीं चाहिए। सबसे बड़े उसके रोल मॉडल उसके माता पिता है। और जब तक माँ बाप को समझ लगती है तब तक पर बहुत देर हो जाती है। That's right. Thank you, Kavita ji. Beautiful answer. Kavita ji, Beautiful. I would like to have your phone number or email address. वो सभी मेरा स्नेह जी के पास मेरा फोन नंबर इत्यादि है, अवश्य। क्योंकि आपके जो विचार हैं मेरे हस्बैंड के विचार वैसे ही हैं, so he would love to talk to you. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बताऊं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो भी कुछ मैंने आज बोला है, ये मेरे गुरुओं ने, आचार्यों ने, पुस्तकों ने, मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया है, मैं खाली उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपके सामने हूँ। मैं तो अपना तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, दिल खुश हो गया। थैंक यू। ये क्वेश्चन शशि जी, नेक्स्ट किसी का हाथ खड़ा है, आईपैड जी, वो बबली जी थी, ये सुमन जी आ रही हैं। सुमन जी आइए। सुमन जी का हाथ खड़ा है। हाँ जी, सुमन जी। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपकी हर बात को ना मैंने बड़े ध्यान से सुना, और उसके ऊपर सबसे पहले तो आपके लिए दो लाइनें हैं कि बड़ी देर से आसमान में अमावस का चांद था, बादलों को ढके हुए काली रात चढ़ी, अचानक काली रात छट गई और एक चांद निकल आया जिसने तारों को महकाया। एक मेरे आंगन में जूही की कली थी, कितने दिनों से मुरझाई हुई, वो अचानक आज खिली। एक समुद्र के पास बैठा मैं, आंसू बहा रहा था कि एक आंसू गिरा उस पे कि बूंद मैं था, समुद्र खुद मेरे घर चल के आ रहा था। वो घर तो आया पर कई मोती छोड़ गया, जब मैं मिल पाऊंगा उन मोतियों का हार बना के पहनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मेरी हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारा वैदिक कल्चर है, जो भी हमारा हिंदुत्व है, उसको ठीक से समझ पाएं और ठीक से उसको नरेट कर पाएं। तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि भाई सही शब्द, सही अर्थ और सही वैदिक ज्ञान वो होना चाहिए, और शास्त्रों का सही ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसका नरेशन हम ठीक से कर पाए। तो आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। दिल की बात तूने दिल से कह दी, और मेरे पास कुछ नहीं है, एक दुआ है इससे कि कभी मुकद्दर में मुलाकात होगी। बिल्कुल, अवश्य मुलाकात होगी, अवश्य मिलेंगे, और आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। और मैं भी अवश्य जल्दी ही आपके पास आऊंगी कभी। अब स्नेह जी ने अपने स्नेह की जो चुनरी है ना, उसमें हम सबको बांध लिया है, जोड़ दिया है, तो यह स्नेह बना रहेगा सदा के लिए आगे। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कुसुम जी, सुमन जी। We were missing you and you said it today. I really appreciate. Oh, thank you. कमलेश जी का कविता जी, ये जो सुमन जी है ना, ये हमारी यहाँ की कवि हैं, और जब देखो पता नहीं कहाँ से इसके दिमाग में आता है, उसी समय बस बनाती जा रही हैं और बोलती जा रही हैं। आपके आगे तो ये पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन आप तो इसमें माहिर हैं, मुझे मालूम है। बोला वो समुद्र है, ये बूंद है। मैं नहीं कह सकती थी, सुमन ने कह दिया। हाँ जी, आज बूंदों का समुद्र से हाँ जी, एक चीज मैं जरूर इसको एक्नॉलेज ही करना चाहूंगी।
Dr. Kavita ji. First of all, as everyone said, it was really, really nice to hear the enlightened. वो एक तो होता है ना अंदर से एक खुशी का महसूस होता है कि okay, there is a light at the end of the tunnel. तो प्रेम जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें हमारे बच्चों को जो हम कर चुके हैं उनसे हम कुछ सीखें और पेरेंट्स एज यू सेड द फर्स्ट ये नीरा आप ये बंद करिए और ये कैसे हो गया नॉट श्योर स्क्रीन किसी ने शेयर करा है हाँ जी वो जरा इसको क्लोज करिएगा जिसने भी करा चले तो और जो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का बोला है आई थिंक इट रियली मेड मी थिंक कि अगर हम उन पॉलिटिकल चीजों से और चीजों से हटकर अगर हम एक जुड़ के अपना प्लान बनाएं कि हमें ये काम करने हैं एंड एक दूसरे पे भरोसा रखें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और आई थिंक वी कैन अचीव अ लॉट इवन इन नॉर्थ अमेरिका तो ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है एंड आई एम श्योर वी विल टॉक अबाउट दिस इन द आर्य समाज एंड बहुत अच्छे लोग हैं सब मतलब एजुकेटेड एंड वेल वेदों से जुड़े हुए लोग हैं तो वेद मार्ग पे चलने वाले हैं आई एम श्योर वी कैन अचीव ऑल दैट बट वी हैव टू कीप ऑल दैट असाइड जो कि एज यू सेड इट ऑल एंड हमें सब अच्छे से समझ आ रही है कि आपने क्या बोला है एंड आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन इट स्नेह जी एंड ऑल थैंक यू सो मच। थिंक शशि जी आपने सब कह दिया और कविता जी आपने बिल्कुल ही ठीक बोला है जैसे परिवार को इकट्ठा करने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं बड़े उसके बाद हम पास ऑन करते हैं अपनी जनरेशन को वही पास ऑन करेंगे जो हमारे पास है जैसा हम कर रहे हैं इसी तरह से जो आपने बोला अभी हमारी जो एसोसिएशन है हमारी समाज है उसमें भी पास ऑन करने के लिए हमें जो हम हैं हम वही अपने बच्चों को पास ऑन करने जा रहे हैं और पास ऑन वही होएगा जो हमारे पास ठीक है उसी को ही हम पास ऑन करेंगे एंड आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया उस पर हम पक्का विचार करेंगे और we will look at it. कमलेश जी हैं and then इंदिरा जी and ललिता जी कमलेश जी बोलिए प्लीज अनम्यूट कमलेश जी हाँ जी कविता जी धन्यवाद बहुत देर के बाद हमें ऐसी जैसे कहते हैं ना अच्छी बोलिए मुद्दा आ गया और सतीश जी को मैंने सुना हुआ है जब भी आप यहाँ आए हैं उनको मैं जानती हूँ पर्सनली नहीं लेकिन उनके जब भी आए हैं यहाँ पर उनसे मिलने का मौका मिला हरिश्चंद्र जी डॉक्टर हरिश्चंद्र जी तो मैं एक बात कहती हूँ हमारे यहाँ पर एक है व्यक्ति जो मैरिज सेरेमनी वगैरह कराते हैं तो आपने ये कन्यादान की बात की है तो वो जब भी उन्होंने शादियां कराई मैंने अटेंड की लेकिन हर बार वो यही कहते थे कि कन्यादान क्यों करते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड ये हमारे हिंदू ये हमारे इंडियंस क्या करते हैं कन्यादान क्यों करते हैं वो प्रीस्ट होकर जो न्यूली वेड्स हैं उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं वो खुद को अपने आप को क्यों नहीं एजुकेट करते कि ये कन्यादान चीज क्या है जी बिल्कुल और कविता जी उन्होंने हर बार कहा है तो हमारे पास एक और बैठे थे कोई यंग लड़का बैठा था तो कहता व्हाई डोंट यू मेक इट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट यू टेल पीपल अपने आप को पहले एजुकेट करो फिर आकर अपने यंग जो मैरिड जो शादी करा रहे हैं उनको आप गलत मतलब बता बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आज की आपने कहा कि आज के लोग जो बच्चे हैं वो कन्यादान का वर्ड नहीं यूज करना चाहते तो अगर जैसे शादी कराते अगर वो हर बार कहेंगे तो नेचुरली उनके मन में आएगा कि हमारा जैसे गाय का या कुछ डोनेशन या पैसों का डोनेशन होता है वैसे डोनेशन हो रहा है जी तो जी इसलिए मैं कहती हूँ वो खुद को अपने आप को एजुकेट करे बिफोर पुटिंग डाउन हमारी वैदिक संस्कृति के हमारी वैदिक संस्कार के जो है उनको थैंक यू बहुत नहीं धन्यवाद बल्कि जो गौदान भी होता है जो गाय पानी ग्रहण के समय कन्या वो गाय भी असल में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा यदि घर में पशु पलते हैं क्योंकि गाय हमारे घरों में पलती थी तो किसी का अगर अपना मेरी शादी हुई मुझे कुछ पुस्तकें बहुत प्रिय थी मैं उन्हें अपने साथ ले आई जब मेरा विवाह हुआ तो बेटी के साथ जो
एक ऐसा पशु होता है जिसका बेटी के साथ, गौ का मतलब गाय ही नहीं होता, गौ का मतलब होता है गाय से जुड़ा हुआ, चाहे वो बछड़ा है, बछिया है ना, जो भी कुछ है। तो उस बेटी का सबसे प्रिय जो पशु होता था वो उसके साथ दे दिया जाता था, ताकि बेटी नए घर में अपने उस पशु के साथ, जैसे छोटा कुत्ता भी किसी के घर होता है, वो अपना लड़कियां ले जाती हैं, अब तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाती हैं, जॉब पे जाती हैं, अपना ले जाती हैं वो जो पिल्ला है या जो भी कुछ है। तो इस तरह से वो दिया दे दिया, साथ में दिया जाता था, और उसको ऐसे बना दिया गया जैसे डोनेशन दी जा रही है या दान दहेज दिया जा रहा है ना, और दान को हमने डोनेशन से जोड़ दिया। ये बड़ी सारी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, हम भाषा नहीं जानते, उसके अर्थ नहीं जानते, और मैं कहना नहीं चाहती, टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पुरोहित भी क्या हो गया है कि खाली वो कर्म कांड करवाने वाले खाली है, कि उस तरह में चले गए हैं, स्वाध्याय का अभाव है, ये बहुत सारे कारण हैं। हमें कहीं से भी कुछ भी प्रारंभ करना होगा। आप लोगों के घरों में कल को शादियां हो, आप उसका विरोध कीजिए कि नहीं, इसका सही अर्थ यह है, व्यक्तिगत रूप से। इंदिरा जी आप आइए प्लीज। थैंक यू। अनम्यूट करिएगा, फिर ललिता जी आप आइएगा। हाँ जी, मैंने ये कहना था कि आज ये सुन के, कविता जी से सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, और आपसे भी और स्नेह जी से भी, इनको बार बार बुलाएं और हमें थोड़ा ज्ञान मिले, हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई शिक्षा दे सकें, उनको समझा सकें कि हमारे धर्म में एक्चुअल क्या है। ये जो दिखाते हैं सारी चीजें जो हम बता नहीं सकते, तो वो हमें मालूम होंगे कि कैसे उनको समझाएं। कविता जी आपसे तो मिलके इतना आज बहुत खुशी हुई, सुन के बहुत ही अच्छा लगा, रियली मुझे हमारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के मुस्कुराते हुए सात्विक से चेहरे मुझे सच में, मुझे जैसे अपने परिवार के बीच में बैठी हूँ, सभी पहले से परिचित है ऐसा लग रहा है। नहीं इंदिरा जी, ऑलरेडी कविता जी ऑन माय लिस्ट, तो इनकी बारी आ रही है, फिर से आ रही है, आप चिंता नहीं करें, हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनको छोड़ नहीं रहे हैं। आप रेगुलर बुलाइए इन्हें, ताकि हमारा जो थोड़ा सा जीवन बचा है हम इनसे शिक्षा प्राप्त कर सकें। आप वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि मैं आपके कार्यक्रम में यदि नहीं भी आती, आप गूगल मेरा नाम करेंगे, मेरे नाम की सही प्रोनाउंसिएशन है कविता वाचकनवी, है ना। गार्गी जो थी वो वचकनु ऋषि की बेटी थी, जिनका याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ हुआ था, उनका पूरा नाम था गार्गी वाचकनवी। तो यह वाचकनवी वहीं से आया, एक वे वाचकनवी थी, उसके बाद यह मेरे ही नाम के साथ जुड़ा हुआ। आप मेरा नाम गूगल करेंगे वाचकनवी, और वाचकनवी में वी के बाद ई और आई दोनों लगाकर सर्च कीजिए, तो आपको गूगल पर मेरे कांटेक्ट, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया, और मेरा 3 चैनल है मेरे अपने, उन पर भी मैं यही सब दिन रात बातें तरह तरह से। तो आपको कई बार हो सकता है रिपीटिशन लगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे बार बार हथौड़ा मारने की जरूरत है, यहाँ से एक सुनेगा दूसरा, तो आप उस रूप में भी आप जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ जी, जरूरत है उसकी, हथौड़े की जरूरत है। इसी के वंशज है, इसीलिए पंडित है हम। मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। हंसी की लाइन सुनाऊं आपके लिए, एक हंसी की लाइन सुनाऊं आपके लिए। बाबा जब छोटे थे तो बाबा ये समझाते थे कि ही जो होता है वो कमा के लाता है, इसलिए उसकी इज्जत ज्यादा करो। तो दादी घूंघट में से निकल के इशारे से बुलाती थी, बोलती बाबा को जाके बोलो ही के आगे एस लगे तभी शी बनता है। ही तभी बनता है जब उसके आगे एस लग जाता है। तो ही का डिफरेंस ना करे, बाबा और दादा की बात पे ध्यान ना करे, दोनों बराबर है। यही दिल को खुश कर जाता है जब ही और शी मिल जाते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर सुमन जी, मजा आ गया तो सुन के। ललिता जी आप आइएगा, फिर रंजना जी आएंगी। ललिता जी यूर नेक्स्ट, और आप अनम्यूट करिएगा प्लीज। हमारी आंखें खोल दी, पर एज आपने कहा हथौड़े की जरूरत है हमें, आप हमेशा हमें हथौड़ा मारते रहिए। इट्स ए लॉन्ग रोड। अभी लड़कियों में जैसे हमारे ऋषि जी ने
कहा था कि उनको पढ़ाओ, अभी तो इंडिया में है ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, उनसे शुरू हुआ था। और आज मानेंगे नहीं, आज जब लड़कियों की शादी होती है वो रोज अपने आप लिखती हैं। वो जो हमारी पुरानी है ना कि अगर आप आपके पेरेंट्स के घर में थे तो वो अभी लाइफ खत्म हो गई है और दूसरी लाइफ है, आपने ससुर की सेवा करनी है, सब भूल जाना है आप क्या थे क्या नहीं थे, वो लड़कियों ने फिनिश कर दिया। दे राइट देयर ओन, और जो स्टेप करते हैं वो अपने आप वो करते हैं। बट एज यू से इट्स ए लॉन्ग रोड, स्टिल there is lot of improvement is needed. यहाँ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में क्या है, ऐसे लगता है जो हमारे बच्चे हैं वो स्टेट्स के हैं, बिकॉज बोथ पेरेंट्स दे गो टू वर्क। और ये तो है नहीं भारत देश में जैसे अफ्रीका में होता है कि लंच टाइम तुम घर आओ, कोई भी घर नहीं आता। सो मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स आर विद अदर पीपल, एंड यहाँ पर तो कुछ भी आप बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। 18 years old, they say, don't show your report card to your parents. You are independent. You can live on your own. So there is a long road. But आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है कि ये अभी मेरे दिमाग में तो ऐसे है कि मैं कितने दिन ये सोचती रहूंगी कि It is with me. जैसे बुक पढ़ने से हम कुछ सीख जाते हैं, ऐसे ये मेरे दिमाग में छा गई है। So I'm so grateful that you are a woman and you have given us such positive vibrations. And I'm sure with the other people also, we are in a trance, something new. And आप मानेंगे नहीं, मैंने तो पहली दफा सुना है कि ऐसी जो आपने हमें शिक्षा दी है। I haven't heard any lady who has given us that much positive vibrations. Thank you. आपने बहुत बड़ी बात कही। Can you close this? Somebody is screen share. Screen share, please close it. ये इनको enable कर दो, मीरा। Yes, I don't know who's screen sharing. I'm trying to disconnect now. Screen, yeah, please. Teachers, yeah, thank you. Unable कर दो, so it's better. So Ranjana ji, please आइएगा, Ranjana ji, and then. अच्छा, can you hear me? जी, can you hear me? हाँ, नहीं, thank you so much. सबने आपको प्रेस किया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, पर मेरे जो आपने कहा था शादी में वो कन्यादान का, वो मेरे लड़की ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं इस प्रीस्ट से नहीं कराऊंगी क्योंकि ये कन्यादान कर रहे हैं। तो उस समय मुझे पता नहीं था असली। तो एक और बात के लिए उसको ऑब्जेक्शन था शादी में, कि वो था कि वो गांठ जो बांधते हैं दोनों पति पत्नी में, वो लड़का ही क्यों करता है। वो मेरे दो और लड़कियां हैं तो वो कहते हैं मेरी बहन क्यों नहीं कर सकती वो गठबंधन जो दोनों का। ऐसा संस्कार विधि में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़का ही करेगा। अच्छा, क्योंकि ये ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो दोनों मिलकर भी गांठ बांध सकते हैं, दोनों मिलकर खुद ही बांध सकते हैं, किसी तीसरे की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, बस तो आपने क्लैरिफाई कर दिया ना, ये सब अब जैसे देखिए विवाह संस्कार में लोग समझते हैं कि फेरे होना या अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि का भी अर्थ असल में करते हैं फायर। अग्नि का असल में जहां से ऋग्वेद शुरू होता है, पहला शब्द है अग्निमीले पुरोहितम, है ना। अग्नि का अर्थ है अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्नि का अर्थ परमात्मा है, उसी से, है ना। तो उस अग्नि को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर दोनों प्रण कर रहे हैं। वो जो फायर है उसको साक्षी मानकर की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये बड़ी गलत गड़बड़ चीजें चल पड़ी। और दूसरी बात यह है कि फेरे 7 लगाने लगे हैं, सप्तपदी को 7 फेरे बना दिया गया, फेरे असल में 4 होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब पाणी ग्रहण होता है उसके साथ ही कन्यादान होता है, विवाह वहां हो जाता है, वही विवाह है असल में। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारे विवाह में क्या है कि जो भी हर गृहस्थी की अपना हवन कुंड होना चाहिए। अंग्रेजी का जो शब्द है होम, असल में हमारे हवन वाले होम से ही आया है। हर किसी के घर का अपना एक हवन, अपना जैसे एक चूल्हा होता है, एक बेडरूम होता है, एक हवन कुंड हर दंपति का होना चाहिए।
इसलिए विवाह संस्कार होते ही, पाणी ग्रहण और कन्यादान का कार्य पूरा होते ही वे मिलकर जिंदगी का, गृहस्थ जीवन का सबसे पहला काम मिलकर क्या करते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं, आपस में एक दूसरे को कमिट करते हैं और हवन करते हैं सबसे पहले। तो वह असल में उन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया पहला हवन होता है, ना कि पंडित हवन करवा रहा है और वो लोग फेरे ले रहे, वो कुछ उसका संबंध है, अग्नि को साक्षी मानना। तो हमारी चीजों की लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, समझते नहीं है अर्थ। और दूसरी बात क्या हो गई है कि हमारे यहाँ ऐसा समझा जाने लगा है, और ये समाज में भी दुर्भाग्य से, कि जिसे संस्कृत आती है वह सारी चीजें समझता है। जैसे किसी इंग्लिश पढ़े लिखे को आइंस्टाइन की किसी थ्योरी या फॉर्मूला दे दिया जाए, वो उसका अर्थ नहीं कर सकता, है ना। पानी का फॉर्मूला दे दो तो H2O या HO2 जो भी है, उसका अर्थ अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं कर सकता उसको, हालांकि H पता है क्या है, 2 पता है, O पता है, सब पता है। इसी तरह से संस्कृत पढ़ के वेदों के अर्थ, वर्ड मीनिंग तो किए जा सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर वह नहीं बना सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया, जिसको संस्कृत आती है वो सोचता है उसको सारी शिक्षा आती है, सब कुछ आता है और वो सब चीजों के अर्थ कर सकता है। जब तक उसे पूरा मीनिंग नहीं पता, वो वर्ड मीनिंग तो कर सकता है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है वह नहीं बता सकता। थैंक यू जी, तो आपने मेरा क्वेश्चन आंसर कर दिया, थैंक यू, नमस्कार। आई थिंक उषा जी आपका हाथ खड़ा था। उषा जी, हाँ जी, आप आइए प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कविता जी का धन्यवाद, शी स्पोक वेरी वेल। तो जो कन्यादान का टॉपिक है, I think most of you don't know, I do all these ceremonies and I conduct wedding ceremonies as well. One ceremony I conducted, the bride said she wanted to do some changes and I did it. And she says कि मैं कन्यादान नहीं करना चाहती. So I don't believe in dan. When I explained her that it is not a dan, it is your father giving your hand to your husband, to your would-be husband, to take care of you. So she finally agreed with it and she was very happy. So I was able to explain, and I'm glad that you brought out this point, because a lot of people are against it about the Kanyadan. So all your I would like to follow you on your Facebook, wherever you are on your social media, and get to know more about you. So thank you very much. Thank you. नहीं, मुझे अच्छा लगा। महिलाएं थोड़ी अधिक संवेदनशील होती हैं, उनमें समझदारी, वो चाहे चीजों को जानती कम है लेकिन समझती ज्यादा है। जैसा उषा जी ने अभी कहा, एक हमारे पास ऐसे एक पहले उदाहरण आया, वो जाते हैं, वो कहते हैं दान का मतलब डोनेशन है, और उषा जी एक यानी ऑफिशियली उस तरह की न होकर भी, पुरोहित न होकर भी संस्कार करवाती हैं। तो इनके भीतर जो समझदारी है, एक महिला होने के रूप में जो एक समझदारी आती है चीजों को, और डेप्थ आ जाती है, उसके कारण उषा जी ने उसकी बिल्कुल सही व्याख्या की। वास्तव में कविता जी, that wedding I conducted was one of a kind, because the girl was very educated. And she said that I don't believe in a lot of things and I want to change it. And I said, okay, I had a choice. What should I do? Should I go according to her? Or if I don't, then she'll go elsewhere. We are going to lose our children. I took all her points. What do you want? What do you want to make change? Let me know. And then she brought out, and when I explained her every step of it in a proper way, and she finally agreed. And the wedding I conduct, and another best point of that was that girl specifically wanted to have a woman priest. So I said, okay, why you want a woman priest? And she says, I want the world to know that in our South Asian community, the woman can be a priest too. So that was my very proud moment in front of 350 guests. Nobody had seen a woman priest ever before. And I told her, because of Swami Dayanand's teachings, they liberated the woman and educated the woman. And that is how I let people know that why she wants a woman priest and why some changes are done, because this is how she wants and this is how the ceremony can be done. And it was very, very appreciated. So
our children are not, we think they are stupid, but they're not. They are more educated than we think of it. They reason. We did not reason ourselves when we were young, but they know each and every step, lot of them. So they want to make changes, and we have to adopt with them and listen to them very carefully. Otherwise, we are going to lose them. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं भी संस्कार करवाती हूँ। और मेरा क्या है, क्योंकि यही लोग कहते हैं, बहुत सारे मिक्स मैरिजेस भी करवाई हैं मैंने, तो उसमें लोग क्या चाहते हैं कि महिला हो एक, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। उनको लगता है कि मेरी साइड वाले लोगों को पता लगेगा कि देखो इनके यहाँ महिलाओं की कितनी रेस्पेक्ट है। और पर मैं आमतौर पर क्या करती हूँ, जिनकी शादी कराते हैं उनकी शादी से पहले ऑलमोस्ट 3 सिटिंग्स उनके साथ पर्सनली, क्योंकि विवाह संस्कार कराते टाइम इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि हर चीज की व्याख्या कर सको, तो एटलीस्ट उस कपल को पूरी अंडरस्टैंडिंग, एक तरह की काउंसलिंग, क्योंकि आप बिना काउंसलिंग के किसी को पानी में फेंक दो बिना स्विमिंग सिखाए तो डूब जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हो रहा है, बच्चों को हम कुछ समझाते नहीं है, गृहस्थ में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, अपने एक्सपीरियंस, बच्चा होगा तो कितना मुश्किल होगा, रात रात भर जागना, खाना सोना, क्या तो हम उनको फेंक देते हैं, जाओ गृहस्थी चलाओ। तो उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और मैं इसको इस तरह से यूज करती हूँ कि जिसकी भी शादी विवाह संस्कार करवाना होता है, मैं उन्हें पहले, विवाह से पहले उनकी 3 एक सिटिंग कर लेती हूँ, 2-2 3-3 घंटे की उनके साथ, कभी कॉफी हाउस में, कभी हमारे घर में या कहीं। तो इससे क्या है कि उनको समझ लग जाती है, उनके मन में जो क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा आपसे बात कर, आपको सुनकर। क्योंकि ना I haven't done too many weddings, but whatever I have done, I have conducted, done the counseling before the ceremony. And at the same times, when the people do the havan before the ceremony, I explain all the rituals and everything, the meaning of all the rituals. Well, this ritual means what, this ritual means what, and the people take it in a very appreciative way. And so many times the girls, they say, that, oh, we had no idea that this ritual means this ritual means this. So that also becomes a part of your counseling before the marriage, because at the time of marriage, nobody has time to listen to that. They just totally want to have the ceremony. But I explain when I do the pre-marriage havan at their house, or I have a counseling for the couple as well. I haven't done too many weddings, but whatever I've done, I've done a good job. Yeah. Thank you. It was very nice to listen to you, and I'll follow you on your social media. मोना जी, thank you so much. उषा जी, नमस्कार। मैं बहुत खुश हुई आपका सुन के। मैं हमेशा यही चाहती थी आर्या समाज में एक आचार्य जी होए, और वो उनसे बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो जाके उनसे बात कर सके। जब आर्य समाज का हवन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जाके पेरेंट्स के साथ जाएं और आचार्य जी से क्वेश्चन पुट अप कर सके। वो इसी से साथ में जब 7 दिन बच्चे जा सकेंगे और पूछ सकेंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बात कर सकेंगे, तो बच्चे थोड़े खुलेंगे और उनको अपना कल्चर पता चलेगा। और इसके अलावा जो बच्चियां हैं, उनको हम लोग बचपन से ही ये सिखाना पड़ेगा। आप चाहे सिख से शादी करो, गुजराती से करो, साउथ इंडियन से करो, बंगाली से करो, तमिल से करो, अपने कल्चर, हिंदुस्तान के लोगों में कोई भी हो, कोई जात पात, इंडियन के बीच में किसी से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन उनको शुरू से ये चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो बाहर जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो उनके पेरेंट्स को चाहिए, उनके अभी मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ऐसे किया, क्योंकि जो भी नए लोग मेरी एज के आए थे, वो लोग ज्यादा बिजी हो गए थे पार्टियों में जाने के लिए और 7 दिन काम करना, अपना घर बनाना। वो हमेशा यही कहते थे हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए किया नहीं। उनको अपना कल्चर दिया नहीं, उनको अपनी हिंदी सिखाई नहीं। फिर बच्चों को कहते हैं कि अब
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आप उनको कैसे 18 साल में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो बचपन से ही उनको सिखाना पड़ेगा। ये हम ऐसी पूजा करते हैं, घर में हवन करते हैं, डिस्कोर्सेस करते हैं। आज कितने लोग आपके डिस्कोर्स जो भी आपने बोला है बहुत सुन के खुश हुए। ऐसे ही बच्चे शुरू से सुनते आए। कितने लोगों ने तो बोला कि आज बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं पहले अच्छा लगा? क्यों नहीं पहले अच्छा लगा? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं है। उनको सुनना चाहिए, तभी तो अपने बच्चों को बोलेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कितने लोग जो हैं अपने बरादरी, अपने कल्चर से दूसरी जगह चले गए। क्यों गए? क्यों गए? कभी किसी ने सोचा? अगर पेरेंट्स लोग घर में हस्बैंड एंड वाइफ लड़ते होंगे या कुछ होता होगा, वो बच्चे बोलेंगे ये इंडियन माँ बाप तो लड़ते रहते, दे डोंट इवन से थैंक यू, नथिंग। तो वो तभी उनको लगता है जो अंग्रेज है थैंक यू क्या क्या बोलते ये कल्चर तो ज्यादा अच्छा है। ये कभी किसी ने सोचा? हम लोग ने अपने बारे सोचो कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया। आप बच्चों को पार्टियों में लेके हम जाते सुबह 4 बजे वापस आना, और बच्चे घर में बैठ के क्या करेंगे? वो गंदे गंदे टीवी वगैरह देखेंगे और बच्चों को ब्लेम करोगे। बिल्कुल बच्चों को ब्लेम करना नहीं। जिसके मैं कहती हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अपने ग्रैंड किड्स को समझाइए। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को पूरे 12 बजे योगा करवाती हूँ। उसको थोड़ी छुट्टी मिलती है लंच ब्रेक में, तो खाना भी खाती है। उससे पहले मैं उसको योगा करवाती। जब मैं उसको मेडिटेशन 5 मिनट के लिए कराती हूँ, उसको मैं बोलती विजुअलाइज आई एम इंडियन, आई एम हिंदू, है, आई एम गोइंग टू डू माई हवन, आई विल डू पूजा एवरी डे, आई विल रीच 1 पैराग्राफ फ्रॉम द वेदास और मे बी एनीथिंग। उसको हम लोग हिंदी सिखाते हैं। हम खुद हिंदी बोले ना बच्चों के साथ। और मैंने इतना तक हो गया था कि अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए इंग्लिश टूटी फूटी बोलती थी, और मुझे इतनी आदत पड़ गई टूटी फूटी बोलने के लिए कि मैं बच्चों से बोल बोल के टूटी फूटी मैं उनको कहती थी मुझे इंग्लिश नहीं आती। और इतना करने के बाद टच वुड मेरे दोनों बच्चों को आती है, अब मैं ग्रैंड किड्स को भी आती है। लेकिन हम लोग कोशिश करें, हम कोशिश करें। मेरे के अंदर में इतना है, एक तो आर्य समाज में हमारे आचार्य जी कोई होना चाहिए ताकि वो ऐसी डिस्कोर्सेस हमेशा देते रहे। और जैसे सुबह हमारा जो हवन होता है, देखो आप सोचोगे मैं क्या कहां से कहां टॉपिक चलेगी। हम लोग कह रहे हैं कि हम औरतें ही तो हैं जो हम आगे बढ़ाएंगे। खाली वुमेन्स डे मनाने से कुछ नहीं हो जाता। उसकी एक एक चीज हर औरत प्रण ले। हम अपने ये बच्चों को सिखाएंगे। अगर वो नहीं सिखा पाए पहले, तो अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को आप सिखाएं। कोशिश करें। अगर प्यार से करोगे तो वो सीखेंगे। 18 साल में वो नहीं करेंगे और वो सुनेंगे भी नहीं। जी आपने अभी जो बोला वो ठीक ही बोला है। देयर आर मेनी हाउसेस दे हैव डन दैट। जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है। यू आर 100% राइट। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी आपने बता दिया कि दे शुड। लेकिन आप सोचो से कितने बच्चे बाहर चले गए। आपने देखा ये? आपने ये देखा कितने बच्चे बाहर गए? जब मैं देखती हूँ कि बाहर अपने बिरादरी से बाहर है, तो मैं तो देख रही हूँ ना, मैं वो भी क्यों गए देख रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ। आपने स्नेह जी जो कह रहे हैं ना, बहुत बच्चे कर रहे हैं, मैं मानती हूँ। जो चले गए हैं उनको हम पकड़ के वापस तो नहीं ला सकते ना। नहीं, पर तो अब जहाँ पर हो उनको तो पकड़िए ना, जो जहाँ पर है वहीं से करो। वो मैं नहीं पकड़ सकती। अपने घर में सब लोग करेंगे तब हो सकेगा। एक एक बंदा, एक एक इंसान अपने घर में कीजिए और बच्चों को लाइए और बच्चों को थोड़े मॉडर्न। आर्य समाज है, ठीक है, मैं मानती हूँ। तो जैसे उषा जी ने कहा, हम लोग थोड़ा मॉडर्न करके जैसे बच्चों को चाहिए ऐसी करें। हम बच्चों को आगे लाएं, बच्चों को आगे लाएं। और अगर 10-12 साल की लड़की है, उसके दिमाग में अगर कुछ आता है पूछने के लिए, अगर हम आंसर नहीं कर सकते, वो जा सकती। मैं बोलूंगी चलो आर्य समाज चलते हैं, हम ना जाके स्वामी जी से पूछे, आचार्य जी से पूछते हैं। अगर वो उनको बताते हैं तो वो बच्ची जल्दी सीखेगी। जो हम बताते हैं क्योंकि उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन होता है।
आई एम सॉरी, मैं इतना टाइम ले रही हूँ, मैं टाइम लेना नहीं चाहती। अगर मैं किसी को बचा सकती हूँ तो मैं ये है। और कविता जी, आप भी कोशिश करिए, अपने मीडिया पे ये लाइए कि अपने बच्चियों को कैसे, और अपने बेटों और बच्चियों को कैसे हम अपने ही दायरे में रख सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले बोलती नहीं थी, मैं आर्य समाज में 30-35 साल से जा रही हूँ, मे बी मोर देन दैट, लेकिन मैं बोलती नहीं थी। अब मुझे लगता है कि हम लोग को करना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों को तो मैंने दोनों बच्चों की अरेंज मैरिज ही की है, दो दे आर बोर्न इन कनाडा। उन्होंने, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को साथ रखा है। पार्टीज में भी जो मुझे बुलाते थे तो मैं उनको कहती थी कि अगर मेरे बच्चे नहीं आ सकते तो मैं भी नहीं आ सकती। वो 16 साल क्या 18 साल तक मेरे साथ गए हैं। मोना जी, आपने बोला है हर फैमिली में अपना अपना चल रहा है, लेकिन जो आपने किया है बहुत अच्छा किया। यू आर द एग्जांपल हियर, एंड देयर आर मेनी फैमिलीज हु हैव डन दिस। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आज आंखें खुल गई कि चलो करिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शशि जी हैज लिटिल बिट मोर प्रोग्राम, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी। बिफोर वी गो हैड, हमारे ब्रदर का हाथ खड़ा, तो क्यों ना हम उनकी आवाज सुने। और नीरा आई थिंक भाई साहब जी बोल रहे हैं, मैं ईश भाई से भी का हाथ खड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो हैड, प्लीज ईश भाई साहब बोलिएगा आप। आई थिंक वी आर वेरी लकी बोल सकते लेडीज डे नाउ हियर। कोई आदमी बोलने वाला मिला हमें, औरतें बोल रही हैं। थैंक यू ईश भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू स्नेह जी। ये जो कविता जी है ना, इनका नाम, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है और मैंने बड़े ध्यान से सुना है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। आई एम कंप्लीटली इलिटरेट इन दिस मैटर, लेकिन मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि कहाँ हम जीतते हैं या हारते हैं। अब मैं बड़ी यंग एज से इंडिया से निकल गया था। जब शादी करके आए हम दोनों, तो हमारे 3 बच्चे थे और इंदिरा ने बिल्कुल काम नहीं किया। शी डिवोटेड हर टाइम टू द चिल्ड्रन, और मेरा उसमें कोई योगदान इतना नहीं था, सब इसी का था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्कूलिंग बच्चों के लिए। हम हिंदी में बात करते थे, लेकिन जब बच्चा 5 साल का होता था तो चाहते थे कि ये इंग्लिश स्कूल में जाए, क्योंकि और कोई वहाँ फैसिलिटीज नहीं थी जहाँ हम रहते थे। तो उसमें था कि जब बच्चा स्कूल में जाते थे तो हेडमिस्ट्रेस उसको अकेली कमरे में लेके जाती थी, और सबसे बड़ा एक्सक्यूज इंडियन का होता था कि मेरा बच्चा शाई है, बोलता नहीं है। और ये किसी काम में सच भी है। हमारे बच्चे इतने बोलते नहीं है, घर में तो बहुत बोलते हैं, बाहर नहीं इतना बोलते। पर एनीवे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चे को उसने फोटो दिखाई कैटल की, तो हेडमिस्ट्रेस उससे पूछती है कि व्हाट इज दिस। तो वो बच्चा 5 साल की लड़की थी, वो कहती है छा पॉट। नो, छा इन चाइनीज इज टी पॉट की बजाय उसने छा पॉट बोल दिया, एंड दैट चाइल्ड वाज रिजेक्टेड टू दैट स्कूल कि इसने ये क्यों बोला है। तो इसके लिए हम कोशिश की हम हिंदी बोलें बच्चों से, लेकिन उस वक्त ये प्रॉब्लम होगी कि स्कूल में प्रॉब्लम हो जाए तो इंग्लिश बोलनी शुरू की। तो इसलिए फिर बच्चे स्कूल में जा सके। जब वो स्कूल में गए तो उसके बाद बच्चों के फ्रेंड्स हो गए डिफरेंट नेशनैलिटी के, मोस्टली ब्रिटिश नेशनैलिटी। तो उनमें वहाँ इंग्लिश चलती थी, वो उनके तरीके से सीखते थे। या तो अगर वो ना सीखे तो दैट मीन्स दे आर इन दैट ग्रुप। तो बच्चों को भी डर लगता था कि आई विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द ग्रुप। ग्रुप प्रेशर इज अ वेरी वेरी बिग थिंग इन देयर लाइफ। सो अल्टीमेटली टाइम पास्ड एंड वी कुड नॉट टीच देम व्हाट वी वांटेड टू। और फिर हम दोनों अकेले थे, ना दादी थी ना नानी थी, एक ही। माय वाइफ वाज द ओनली पर्सन हु कुड टीच देम कि क्या होता है। तो इस बारे में मैं ये प्रॉब्लम बताना चाहता था, इसमें हम नेग्लेक्ट कर गए।
तो बस इतना ही मैं कहना था। कविता जी, आपको मिलके बड़ी खुशी हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप मॉरिशस में बैठे हैं। इज इट ट्रू? यस, मैं ह्यूस्टन में हूँ। ओके, बिकॉज मैंने काउच पहचान लिया, ये आचार्य जी भी यहाँ बैठे। नहीं 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 नहीं, मैं ह्यूस्टन में बोल रही हूँ। We have a, thank you so much. We have another male voice coming. नारंग जी, आइए आइए। हाँ जी, मैं थैंक यू वेरी मच। कविता जी, आपने बहुत अच्छा बोला, तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे अपने मन में है कि सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जो संस्कार होते हैं बच्चों के पुराने जन्मों के, वो भी तो इस पे ऐड होते हैं कि नहीं होते? लेकिन संस्कार भाई साहब देखिए, कई सारी नहीं, चीजें, पुराने जन्म के जो कर्म है, आप संस्कार कर रहे हो, कर्म कह लो, जो वो भी तो एज पर गीता के हिसाब से संस्कार ही कहना चाहिए। लेकिन जब हम संस्कारों को, आज की जितनी बच्चे में जितना कुछ गड़बड़ आ जाए, हम हर चीज के लिए उसके लिए संस्कारों को कहने लगे कि, क्योंकि देखिए ईश्वर, हम लोग सोचते हैं कि विवाह बड़े हम सब लोग मिलकर करते हैं, हमारे हाथ में है। असल में क्या है कि जब हम कर्म फल व्यवस्था और ईश्वर को मानते हैं तो हमें लगता है कि विवाह हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ईश्वर ने किस आत्मा को किसके घर में भेजना है, यह भी ईश्वर ही निर्धारित करता है कि कौन सी आत्मा। बिल्कुल गीता के हिसाब से यही है ना। तो इसलिए हमें हर चीज के लिए, यह उसने जिस आत्मा को हमारे घर में भेजा है, मेरे गर्भ से पिता के रूप में किसी और के घर में भेजा है, तो असल में बहुत सोच समझकर कारण से भेजा है ना। तो उसमें संस्कारों का संस्कारों की भूमिका होती है, लेकिन जिसके घर में आया है वह अपने संस्कार, क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो तो बीज रूप में कहीं विद्यमान होते हैं, है ना। और लेकिन आम तौर पर जो प्रभाव पड़ता है, जो माता के गर्भ में जो संस्कार उसने लिए, और जन्म लेने के बाद माता और पिता से, फिर समाज से और सोसाइटी से, इस तरह से जो उसने संस्कार लिए, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमें अपने अच्छे संस्कार देते हुए हम पुराने संस्कारों की इसीलिए स्मृति चली जाती है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म है, लेकिन मनुष्य की स्मृति चली जाती है। तो हमारे इतने संस्कार, इतने हम बहुत कई चीजें करके हम उन संस्कारों के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं, सुला सकते हैं, होल्ड पर डाल सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। तो इसलिए यह केवल यह कहना कि पुराने संस्कार थे, बहुत विरले ऐसा होता है कि पिता बड़ा धर्मात्मा है और संतान बड़ी वैसी आई, है ना, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मूलतः हमेशा बहुधा ऐसा होता है कि जिस तरह का पारिवारिक वातावरण है, जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ है, जो प्रभाव पड़े हैं, जो घटनाएं हुई हैं, समाज जैसा था बेसिकली, उस तरह से आगे पीढ़ियां चलती हैं। कविता जी, ये बोलिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपने अभी बोला स्मृति चली जाती है, उसका क्या अर्थ है? जैसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती ना हमें। स्मृति मीन्स यादाश्त। यादाश्त हमें हमारी, इसीलिए धीरे धीरे यह बड़ा वरदान है ईश्वर की तरफ से। यदि मनुष्य को यह सब रहता याद, तो वो बदले हिसाब ही सेटल करता रहता। तो कभी हमारे साथ 10 साल पहले किसी ने बुरा किया, हम उसके प्रभाव से ही नहीं निकल पाते। तो स्मृति का जाना भी, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना भी एक तरह से बड़ा ईश्वर का वरदान है। और पूर्व जन्म की तो रहती नहीं है। जिन लोगों को किसी एक्सीडेंट, या जबकि ऐसा नहीं है कि वो हमारे मस्तिष्क में होती नहीं है, वह हमारे मस्तिष्क में, मन में, माइंड में होती है, सबकॉन्शियस में होती है। कई बार हमने ऐसे रेयर उदाहरण देखे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ और कुछ हुआ और उसके बाद अचानक उसको कुछ, एक आदमी मैंने देखा दिल्ली में था, वो एकदम देहाती पंजाबी सिख व्यक्ति, जिसको पंजाबी के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ 12 महीने 1 साल तक उसमें रहे। उसके बाद आए तो अचानक उनको अंग्रेजी के अखबार पढ़ने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे, जबकि उस आदमी ने कभी अंग्रेजी का काला अक्षर भैंस बराबर था उसके लिए। तो ये सभी हमारे कोश में सिंचित होती है, लेकिन उभर कर नहीं आती, वो सब दबी हुई स्मृति रहती है। साइंटिस्ट भी कहते हैं हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल टूल है, और ब्रेन के हम 75% हमारे डे टू डे में यूज भी नहीं करते हैं।
तो यदि सारे एक्टिवेट हो जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उससे निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्मृति का जाना ईश्वर का बड़ा वरदान है मनुष्य के लिए, हम बहुत सारे दुखों से छूट जाते हैं। थैंक यू जी। आइए नीरा एंड देन प्रोमिल जी। और थैंक यू कविता जी। Thank you so much. कविता जी, ये तो बहुत ही आई मीन छोटा तो है ही नहीं है टॉपिक, तो हम आप फिर आइएगा और आई थिंक वी आर ऑल वेरी मच इंटरेस्टेड। तो आप आइए, टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, आप भी थक गए होंगे, तो आइए नीरा एंड प्रोमिल जी एंड देन थोड़ा सा हम समाप्ति की Thank you so much, Kavita ji, for speaking today and being a part of the seniors group program. It's amazing that you're here and you've enlightened a lot of us. I just wanted to take a moment to say that like we are third generation Canadians here. My kids, I was born here, my daughter is born here, and my parents. So and it's not easy when you have a child in a different country. But one thing I have to thank my parents at a young age, they used to take me to the mandir by 7:30. We had to be there every Sunday because my dad was the kitchen coordinator. And we used to make the rotis there. We used to make the puriyas there because in the 1970s, there were no volunteers really. And they're all trying to make the mandir work. So I have to thank my parents. At that time, I was enrolled in Sunday school. Uske baad, then I started engaging in other activities in the mandir. And after I had my daughter, I took a leave after I got married because this new place, moved into Markham, and I didn't know any of the temples here. And then my father-in-law, they introduced me to Arya Samaj. Once I had my daughter, I realized the importance of a mandir. That attend there, engage your kids into the Sunday school program. Jo Shashi ji, Yukta ji, sare kar rahe hain. It's an amazing task they're doing. Enroll them in the summer camp, whatever programs, and they will learn something about their culture and their traditions for sure, and the values. The other thing is, bado ka saya hona chahiye. So it takes a community to raise a child, because I know with my daughter in the condo, it's me and her, okay, once a week we go see Nani, okay, we go see Dadi, but they're not with us all the time. But in my building, I had Indian families, Mr. Bahal, they would help me with my daughter, engage her, talk to her, and teach her things. So bado ka saya hona chahiye, and it takes a community to raise a child. So it's not just me. I have to thank Arya Samaj for my kids. My son, he can do Ramdev yoga, and it's unbelievable. I can't even do half the stuff he does. He's only 16. My daughter can conduct, and he started Havan 7 years old without the book. He could do it. And even now these two kids do it. My daughter's 23, going to be 23. So what they learned from Arya Samaj, Sunday school, the whole programs, I am just at awe, and I have to really thank all of you on the screen here, because you all made an impression and welcomed my kids to the Samaj, and they learned so much, putting them on the stage, giving them opportunities. Just Mona Gulati ji ne aise bola, we need to engage them for the future generation. My daughter does yoga almost every day also. My sister wanted Havan. My daughter ran, Mr. Arina Sara Samandia. She ran, conducted the whole Havan because she was flying out. So I'm very proud and thankful that, I could pass it on to my kids, and it's never too late. I disagree with that. You have to find a connection with your kids through somebody, through some way, and you can still make a difference in their lives. And Arya Samaj has done so much for me. Thank you. Thank you so much. I know you said it so right, and now we don't have time, but I went through the same, and both of us are because of Arya Samaj. We had to force them that time, but because of Arya Samaj, what they have right now, what they became, the values are there 100%. And my son don't go to bed without Gayatri Mantra, and it's amazing. चले मैं अब नहीं अब बोलती हूँ मेरे ख्याल लास्ट प्रोमिल जी आइए प्लीज. ओके सबको नमस्कार. कविता जी आपका दिल आपका जैसा बातें
क्या बात हुई प्रोमिल जी, आपका माइक तो ऑन है। आई थिंक उनका व्हाट्सएप के ऊपर फोन आया होगा तो कट आ गए थे आपके लिए है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आप जैसा हर कोई अनमोल नहीं होता। जिंदगी हमें खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त ही खूबसूरत जिंदगी देते हैं आप जैसे। कविता जी, मेरा एक प्रश्न है जो कि मैं आज तक समझ नहीं पाई कि बेटा बहू जब शादी कर कर घर आते हैं तो माँ उनके ऊपर पानी वारती है और कहती है जी 6 बार तो पानी मत पीना, 7वीं बार पी लो। उसका मतलब प्लीज बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी शादी होने वाली है। उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं अपने बच्चे को क्या समझाऊं, अब मुझे तो खुद ही नहीं आता तो मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा हो गया कि आज आप हमको बताएंगे। देखिए ये सब प्रोमिल जी, ये सब जो चीजें हैं ना, ये वैदिक संस्कारों का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये अब अलग अलग लोक ने, जिसको हम कहते हैं ना फोक, यानी ये उसने लोक में अलग अलग तरह की चीजें आ गई हुई हैं, है ना। जैसे पंजाब में क्या होता है आजकल, तो वो भी खत्म हो गया है। जब कोई घर में आता है तो दरवाजे की दहलीज के दोनों तरफ तेल डाला जाता था, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो तेल चुहाते हैं। असल में क्या है, वो तेल असल में ये सिंबॉलिक है, ये तेल रह गया। असल में क्या था कि आपके घर में नया बहू या कोई आने वाला है तो आप अपने दरवाजे की पॉलिश, चिकनाई और ये सब करते हैं, चमका कर रखते हैं, अपने दरवाजों को भी चमका कर रखते हैं। जहां उनके चरण पड़ने हैं उनको इतना चिकना कर देते हैं कि कहीं उनको कंकर कुछ चुभ ना जाए, कोई लकड़ी का तिनका भी उनके पैरों में न लग जाए, है ना। तो उसको इतना स्मूथ, इतना चिकना करके बढ़िया से रखना, ये एक तरह का वेलकमिंग गेस्चर है ना। तो ये सारी चीजें, इनका कोई वैदिक कोई ढूंढने जाएगा संस्कार विधि में, ये सब रीति रिवाज नहीं है। जैसे मेरी माँ नहीं है, मैं बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल शिशु सी थी कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, और मेरा एक भाई है बस छोटा। तो जब उसकी शादी हुई, मैंने अपनी ताई जी से कहा कि ताई जी आप रस्म कर लेना बहू लाने की। मैं उनको रेस्पेक्ट देना चाहती थी, मेरे लिए वही माँ जैसी थी। लेकिन ताई जी एकदम थोड़ा वो हो गई, उन्हें, वो बहुत शाई और बहुत ही डिग्निटी वाली महिला थी। उन्हें लगा कि मैं अगर कर गई तो मेरी जो देवरानियां जेठानियां हैं वो लोग मुझसे कहेंगी लो जी ये चौधरी बन गई। तो वो थोड़ा सोचने में लग गई कि गुलाबी चुन्नी ढूंढूंगी, कोई और मुझे ना कोसने, किसी और को मौका नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, बहू को अंदर ले जाना है मुझे, अपनी भाभी को। तो मैंने सारी रस्में छोड़ दी। मैंने कहा आओ जी, है ना, पानी का ऐसे ऐसे करके, जैसे होता है आशीर्वाद घर में देना, मैंने पानी का जल में छींटा दिया और उनको अंदर ले गई, और कोई विधि नहीं की। तो ये विधियां कोई ऐसी नहीं है, इनका लोग के किसी कारण से लोगों ने रीतियां बना दी हैं अपने अपने, और हम उनको साइंटिफिकली प्रूव करने के चक्कर में हम गलत चीजों को भी, जैसे करवा चौथ का, जब विदेश में लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, उनको किसी चीज की लॉजिक पीछे नहीं पता होती, लेकिन वो सोचती है हमारे घर में ऐसा होता था, और वो करने के चक्कर में इतनी गलत चीजों को बचाने में लग जाते हैं जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, उनका कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप इस प्रकरण में मत पड़िए कि ये कोई वैदिक चीज है, पर ये चीज तो नहीं है। लेकिन वो क्या है कि बचपन से हम लोग भी अपने मतलब पंजाब में देखते आए हैं, और अभी जिस लड़की से शादी हो रही है वो अमेरिकन है, अब वो इंग्लिश है, वो पूछेगी कि हर बार ये बंद करते हो पानी, बताओ इसका मतलब क्या है। तो मैं सोच रही थी तो आपसे पूछ लूं। नहीं, उसमें क्या है कि आप 6 बार, मुझे कोई ऐसा, क्योंकि हम तो जड़ उस तरह के हैं नहीं इससे पाप लगेगा और पुण्य लगेगा वाली बात है। वो आप 4 बार कुछ तो एक्सप्लेन करेंगे उसको। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो समाज मानता है, जिसमें अगर कोई बहुत धर्म और नियम और सिद्धांत की हानि ना होती हो, है ना। जैसे आपको कोई, मैं कई लोगों के यहाँ जाती हूँ, वो शादी रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, और मुझे कहेंगे कि आइए आप भी जगराता हो रहा है। मैं कहती हूँ सॉरी, मैं मूर्ति की, प्रतिमा पूजन, जड़ पदार्थ की पूजा नहीं करती। लोग समझ जाते हैं, है ना। तो अगर लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें सिद्धांत की हानि नहीं हो रही तो वो कर लो, लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, घर में होता है, वो कर लीजिए।
है ना, क्योंकि इसमें आप 6 बार में पानी पी रही हैं या नहीं पी रही हैं या 7वीं बार में पी रही हैं, इससे कोई सिद्धांत की हानि नहीं होगी, इससे कोई वैदिक सिद्धांत को नुकसान नहीं पहुंचता। तो लोगों तो मैंने तो उसको यही बोला कि नहीं ये एक रस्म है, करने दे, इसका कोई मतलब नहीं, हमें भी नहीं पता है तो आगे क्या समझाएंगे हम। तो बोले नहीं कुछ तो होगा, देयर शुड बी सम मीनिंग। तो मैंने कहा वो 6 गॉड को हम याद कर लेते, 7वां वो हवन याद कर लो, गायत्री मंत्र, तो पानी पी। तो मैं यही समझा पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। मंत्र पर आई गए। चले जी, अभी तो मुझे लगता है काफी कुछ हमने, हो सकता है सभी को मौका ना मिला और हम क्षमा चाहते हैं आज, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने भी क्वेश्चंस और जो भी हमारी डिस्कशन हुई है उससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और स्नेह दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं तो मैं एक तो गाने जी हाँ शशि जी, आज काफी वो हो गया तो थोड़ा जरा माहौल को एक तो गाने हो जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ एक इनकी ये रवि की तरफ से एक सारी लेडीज को एक गाना समर्पित है। वो तो बहुत अच्छी बात है। बिफोर रवि जी कम्स, लेट मी से फ्यू वर्ड्स एंड देन रवि जी will। मैं यही कहूंगी इसी समय। बोल दिया? नहीं एक सेकंड आप म्यूट करिए। मेरे बाद आप आ रहे हो रवि जी, मेरे बाद रवि जी आ रहे हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी अभी तक हमने सबके विचार सुने हैं वो सबको बहुत ही अच्छा लगा है कि आपने शुरुआत करी, लेकिन देखिए कैसे सबकी अपनी मन की बातें जो है वो बाहर आई। इसी मन की बातों को देखते हुए जो कुछ अभी बोला है वो कहते हैं घर में हमेशा हमारे सुबह हवन होता था बिठाना या कुछ, वही हम लोग के घरों में भी यही था, हमारे घर में भी यही था। हवन मम्मी ने जरूर करना, सुनते सुनते सारे मंत्र आ गए। समाज जो मर्जी का लो, डैडी ने कहा समाज तो जाना ही जाना है। फिर हम इतने लकी रहे, यहाँ पर पहुंचे तो हमें अपनी समाज मिल गई, मारखम आर्य समाज मिल गई। वहां जाना शुरू किया तो अपने बच्चों को ले जाना शुरू किया, क्योंकि हमारे मम्मी हमें कहते थे जाना ही जाना है। मदर मसीह रविदास। तो इसी तरह से जो है ना, जो अभी किसी ने बोला कि समाज जो है वो भी आपके बच्चों को ऊंचा उठाती है, जैसे अभी नीरा जी ने बोला है। तो सेम आई वुड आल्सो से हियर कि हमारी समाज ने भी हमारे बच्चों को ऊपर उठाया है और उनमें सब कुछ डाल दिया है। आई थिंक थैंक्स गो टू आवर ओन आर्य समाज मारखम, जहाँ के हम जाते रहे हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ पाया। और ये कहाँ से मिला? अपने समाज से ही मिला। वो कौन थे? वो हमारे अपने ही फ्रेंड्स थे जो हमें देते रहे और हम उनसे लेते रहे। माई ओन डॉटर, शी इज फ्लुएंट इन हिंदी। आप उससे बात करोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि वो यहाँ की है, नो, वो तो है ही जैसे इंडिया की है। सो घर में जिसने किया है, आई थिंक दिस इज द मैसेज वी आर गेटिंग। सो आपने जो शुरुआत करी, लेकिन आपने आज बीज डाल दिया है। अब हमारा काम जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालने का है। आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव टू मूव ऑन। और इसी शब्दों के साथ मैं आपका आर्य समाज की ओर से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हो। I will be in touch. I'll be talking to you on the phone as well as WhatsApp as we have been doing, and we'll continue something with you. So again, thank you very much. हमने आपका बहुत समय लिया है और अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक तो ईश भाई साहब हमारे लिए कुछ बोल गए। अब